नमस्कार, मैं राजेश सुतार और एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, लेकिन इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो आज हम बात करेंगे तीसरी रिएक्शन है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में एक जानकारी देता हूं परिभाषा के रूप में कि जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक नया यौगिक बनाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस विस्थापन नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, अर्थात जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक यौगिक बनाता है या फिर अपना एक कंपाउंड बनाता है तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो इससे पूर्व हमने जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, उस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि जो दो अभिकारक होते थे उनसे हमारे पास में एक उत्पाद का निर्माण होता था, जबकि जो वियोजन अभिक्रिया थी उसमें आपके पास एक अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते थे। जबकि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आपके पास में क्या हो जाएगी, वो देखते हैं परिभाषा। जब कोई शक्तिशाली यानी कि हैवी एलिमेंट तत्व किसी दुर्बल यानी कि वीक दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखो इसकी परिभाषा तो यही यूज कीजिए कि जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक नया यौगिक बनाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही ये होता है कि जब कोई शक्तिशाली तत्व होता है, यानी कि जब आपको तत्वों के नाम भी याद होना चाहिए कि भाई जिंक क्या होता है, कॉपर क्या होता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, तो इसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपके पास में कोई फेरस है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो आपके पास लोहा होता है वो कॉपर की तुलना में शक्तिशाली होता है, इसलिए क्या करेगा कि ये इसको हटा देगा और अपने स्थान पे एक नया यौगिक बना देगा। किस प्रकार बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये आपके पास वीक कंपाउंड था, यानी कि दुर्बल तत्व था, यानी कि ये आपके पास दुर्बल तत्व था कॉपर, और ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स था। तो इस क्या किया, इस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ने वीक एलिमेंट्स को हटाकर अपना एक नया यौगिक फेरस सल्फेट का निर्माण किया। आपको याद भी होना चाहिए, इसे हम कहते हैं फेरस। Fe को फेरस कहते हैं, जबकि Cu को कॉपर कहते हैं। और जो ये आपने लिया है CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास नया यौगिक बना है वो बना है फेरस सल्फेट। तो इस प्रकार आपको रिएक्शन याद करनी होगी कि किस प्रकार Fe जो शक्तिशाली है वो कॉपर को हटाकर अपना एक यौगिक फेरस सल्फेट का निर्माण करता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक यौगिक बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें भी यही हुआ है। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो यदि हम जिंक की बात करें, जिंक यानी कि लोहा होता है आपके पास में, अब ये यदि कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो आपके पास में जिंक सल्फेट होगी और जो आपके पास में कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसे हम जिंक कहते हैं यानी कि लोहा, जबकि जो आपके पास में CuSO4 आया है इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। और जो आपके पास में ये जो सिने बना है ZnSO4 ये कहलाता है जिंक सल्फेट, जबकि ये Cu कहलाता है आपके पास में कॉपर कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार आप इस रिविजन करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली तत्व किसी दुर्बल तत्व को अपने स्थान से हटाकर अपना एक यौगिक बनाता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम एग्जाम्पल के तौर में देखें तो Fe होगा वो कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा, जबकि कॉपर को बाहर निकाल देगा। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो Fe है वो आपके पास में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जबकि जो कॉपर है वो आपके पास में वीक एलिमेंट है। इसलिए ये वीक एलिमेंट्स को अपने स्थान से हटाकर अपना एक नया यौगिक फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जबकि जो कॉपर होती है उस कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि उसका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि वो अपने स्थान से हट गया। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विस्थापन के बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जो आपके पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें भी सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन जो आपके पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होता है कि जो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि वो एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। या आपने आप ये नोट कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं किस प्रकार आयन उपस्थित होते हैं एक एलिमेंट्स में। तो मैंने माना कि आपके पास में कोई NaCl है, इसे हम नमक कहते हैं, इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आपके पास दो आयन उपस्थित है। यदि उसको जल में वियोजित किया जाए तो आपके पास में दो आयन आएंगे। एक होगा आपके पास में सोडियम प्लस और एक आपके आ गया ये ऋणात्मक क्लोरीन। इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जबकि सोडियम होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास में पॉजिटिव आयंस होगा, जबकि ये आपके पास में नेगेटिव आयंस होगा। तो इस प्रकार जो आयन होते हैं उनको आदान प्रदान होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रमकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है वह एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार होती है तथा उसकी रिएक्शन कौन कौन सी होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपके नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है दो तरफ विस्थापन होगा, आयनों का विस्थापन होगा दो तरफ। तो अब हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें
अभिकारकों के मध्य आयन कौन कौन से आयन? धनात्मक ऋणात्मक आयन का आधार प्रदान होता है वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार होगा वो देखते हैं हम। सोडियम सल्फेट लें और इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ में। तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा? बेरियम सल्फेट और आपके पास में NaCl प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे बात करें Na2SO4 के बारे में तो ये दो दिशाओं में टूटेगा। एक टूटेगा Na2 में 2+ में, जबकि दूसरा टूटेगा SO4 में। और यदि हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें, बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो ये आपके Cl+ में टूटेगा, जबकि ये टूटेगा Cl+2 में। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में अभिक्रिया करता है। इसलिए आपके पास में ये पॉजिटिव है और ये आपके पास में पॉजिटिव है, इसलिए दोनों मिलकर क्रमशः NaCl का निर्माण करेंगे, जो कि क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जबकि ये SO4 और ये बेरिलियम सल्फेट क्रमशः आपस में मिलकर बेरिलियम सल्फेट का निर्माण करेंगे। तो ये आपके पास में हो जाता है बेरिलियम सल्फेट। तो इस प्रकार आपको ये वाली रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यही रिएक्शन लिखनी है एग्जाम में कि किस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल दे पाते हो। तो हम कह सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट, इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो बेरिलियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक की ओर संयोजित हो रहा है और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक की ओर संयोजित हो रहा है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा की बात की जाए तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड तथा जो आपके पास में बेरिलियम सल्फेट है उसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। की बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपच्छेद के बारे में। तो ऑक्सीकरण और अपच्छेद दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जबकि यहाँ पे लिख जाएगी अपक्षय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जबकि अपक्षय को हम रिडक्शन कहते हैं।
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जबकि जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो हम सिंपल से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो जुड़ती है जबकि हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जबकि इसकी विपरीत अभिक्रिया है आपके पास में अपचयन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हम इसे निकलना भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिएक्शन कहलाती है। यानी कि हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन तो जुड़ेगा जबकि हाइड्रोजन निकलेगा। और जो आपके पास में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है उस रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है जबकि हाइड्रोजन होती है वो जुड़ जाती है। तो इसकी परिभाषा आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कि देखा जाए तो यदि आप कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो 2 कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये वाली अभिक्रिया आपके पास में क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। यदि हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की यदि H2 की रिएक्शन कराई जाए तो आपके पास में जो प्राप्त होने वाला तत्व होगा वो कॉपर और H2O तत्व प्राप्त होगा। आपके पास में कौन से तत्व प्राप्त होंगे, कॉपर और H2O। तो इस वाली अभिक्रिया में हम देखा जाए तो इस वाली अभिक्रिया में कॉपर से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। यानी कि ये वाली कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपके पास में, कॉपर से यहाँ की तरफ ये आपकी रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास में हाइड्रोजन से सीधा क्या बन रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन को हम पूरे बोर्ड के ऊपर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार होता है। तो इससे पहले आप ये नोट कर दीजिए कि किस प्रकार ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जबकि जो आपके पास में हाइड्रोजन का जुड़ना जबकि ऑक्सीजन का ह्रास आपके पास में अपचयन या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है वो देखते हैं। इस अभिक्रिया को हम साथ साथ में देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिससे आपको आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि हम देखा कि कॉपर H2 की अभिक्रिया की जाए तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा और ये आपके पास में H2 प्राप्त होगा। अब हमने कहा था कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन से जब H2O में जाते हैं तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये आपके पास में हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये आपके पास में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये आपके पास में चला जाएगी अपचयन अभिक्रिया। इसी के साथ इन दोनों की अभिक्रिया को साथ में मिला के रिडॉक्स अभिक्रिया बनती है। किस प्रकार बनती है
उसके बारे में देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में संपादित होती है, उससे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ संपादित होती है, वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यदि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण पूछे तो आप ये लिखना कि कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब H2 की अभिक्रिया की जाती है तो कॉपर प्लस H2 का निर्माण होता है, तो ये आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए यदि लिखा जाए तो रेडॉक्स का नाम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार देखा जाए तो ये नाम होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास में RE दिख रहा है, इसका मतलब होता है रिडक्शन अभिक्रिया। जबकि यहाँ पर आपको OH दिख रहा है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जो इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, लेकिन इसे हमें खोलने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर आपको RE दिख रहा है तो RE का मतलब होता है रिडक्शन अभिक्रिया, RE से स्टार्ट होती है। जबकि OH लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि रिडक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होती है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, एक बार वापस लिख लेता हूँ। कॉपर ऑक्साइड जब H2 के साथ में अभिक्रिया करता है तापमान के साथ में, टेम्परेचर के साथ में, तो आपके पास में जो पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्लस H2। तो इसमें मैंने बताया कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, आपके पास में जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। जबकि जो आपके पास में H2 है उसका क्या हो रहा है? उसका हो रहा है आपके पास में ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार हमने तीन रिएक्शन साथ साथ पढ़ी। एक पढ़ी आपने ऑक्सीडेशन, दूसरी पढ़ी रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाती है। फिर बात आई रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में। तो रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना जबकि ऑक्सीजन का निकलना रिडक्स अभिक्रिया कहलाती है। जबकि आपके पास में जो रेडॉक्स अभिक्रिया थी उसके बारे में हम पढ़े तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वह अभिक्रिया आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब H2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर तथा H2 का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो अब हम आसानी से सिंपल ट्रिक के साथ में और भी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा साथ में आने वाली क्लास में और भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ में उपस्थित होंगे। अब हम आगे और भी अध्ययन करेंगे।